स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो हम बेंजीन वर्ड से पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को एज अ प्रीफिक्स लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में मिथाइल बेंजीन पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को हम मिथाइल बेंजीन कह देंगे। इस कंपाउंड का कॉमन नेम टॉलुइन होता है और IUPAC ने इस कंपाउंड के लिए टॉलुइन को एज अ स्टैंडर्ड नेम एक्सेप्ट कर रखा है। वहीं अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो मिथॉक्सी ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। IUPAC ने इस कंपाउंड के लिए IUPAC नेम के तौर पर एनिसोल को भी एक्सेप्ट कर रखा है। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में NH2 यानी कि अमीनो वाला ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसका नाम होगा अमीनो बेंजीन। लेकिन IUPAC ने एनिलीन नेम को एज IUPAC नेम एक्सेप्ट कर रखा है, तो हम आगे से इस कंपाउंड को एनिलीन ही लिखेंगे। वहीं ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके लिए कॉमन नेम्स को IUPAC ने एज IUPAC नेम एक्सेप्ट कर रखा है, जैसे कि यह कंपाउंड, इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। इस कंपाउंड में Br ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। वहीं इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसको हम फिनॉल कहते हैं। आप इन कंपाउंड्स के नेम्स को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो इन कंपाउंड्स को एज अ पेरेंट कंपाउंड मान लेते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो वहाँ पर हम बेंजीन रिंग के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं, और यहाँ पर भी हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को 1 और 3 पोजीशंस मिलते हैं, जो कि एक तरह से लोएस्ट नंबर होगा, और इसके करिस्पॉन्डिंग इस कंपाउंड का नाम होगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप 2 बार लगा है, इसीलिए हमने डाइब्रोमो टर्म को यूज किया है, जो कि एक तरह से करेक्ट नेमिंग होगी। वहीं अगर हम इस कंपाउंड में नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ब्रोमीन्स को पोजीशन मिलती है 1 और 5, जो कि लोएस्ट नंबर नहीं होते हैं। अगर हम इस नंबर के करिस्पॉन्डिंग IUPAC नेम लिखते हैं, जो कि आएगा 1,5 डाइब्रोमोबेंजीन, तो यह गलत होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में IUPAC ने ट्रिवियल सिस्टम में अर्थो, मेटा और पैरा टर्म को भी एज IUPAC स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर रखा है। जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे तो वह मिलेगा 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। वहीं ट्रिवियल सिस्टम के हिसाब से इसका नाम होगा अर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। तो IUPAC के अकॉर्डिंग ये दोनों नेम्स करेक्ट हैं। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसका IUPAC नेम होगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन या फिर मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इसका IUPAC नेम होगा 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन या फिर पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर
कॉमन नेम्स भी एज ए IUPAC नेम्स माने जाते हैं। जब कंपाउंड में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो हम कुछ स्टैंडर्ड एरोमेटिक कंपाउंड को एज अ बेस कंपाउंड और पेरेंट कंपाउंड मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर हम नाइट्रोबेंजीन को एज अ बेस कंपाउंड मानेंगे। तो इस तरह से इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 1-chloro-2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो किया है। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में हम टॉलीन को एज ए पेरेंट कंपाउंड मानेंगे और यहाँ पर नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो इस तरह से इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2-chloro-4-नाइट्रोटोलुइन। चलिए अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स गिवन हैं और हमें इन तीनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले कंपाउंड में हमारा पेरेंट कंपाउंड है एनिसोल, जिसके केस में बेंजीन रिंग पर OCH3 ग्रुप लगा होता है और यह ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम कार्बन 1 मानेंगे और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लगे हुए क्लोरो ग्रुप के कार्बन को 2 और OCH3 ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको कार्बन 1 मानकर बेंजीन रिंग की नंबरिंग करेंगे और सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन एटम और फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो हमें कंपाउंड का कुछ यह स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वहीं अगर हम सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो सेकेंड कंपाउंड में पेरेंट कंपाउंड है एनिलीन, यानी बेंजीन रिंग पर लगा हुआ NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप जिस कार्बन पर लगा होगा उस कार्बन को 1 मानेंगे और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप और फोर्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप लगा देंगे तो हमें 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वहीं अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें तो थर्ड कंपाउंड में पेरेंट कंपाउंड है फिनॉल, यानी कि बेंजीन रिंग पर हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को 1 मानेंगे और थर्ड और फोर्थ कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगाने पर हमें 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कभी कभी हमें ऐसे कंपाउंड मिल जाते हैं जिसमें बेंजीन रिंग पर फंक्शनल ग्रुप न होकर कार्बन चेन पर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे केस में हम बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं जबकि कार्बन चेन को हम पेरेंट चेन या पेरेंट कंपाउंड मान लेते हैं। यहाँ पर भी कार्बन एटम की नंबरिंग करते वक्त हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं, जिसके कारण फिनाइल रिंग वाले कार्बन को कार्बन 1 मिलेगा और ब्रोमीन एटम वाले कार्बन्स को 2 और 3 मिलेगा। तो इस तरह से इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। आप यह चीज याद रखिएगा कि अगर हम बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स फिनाइल यूज किया जाता है। चलिए हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेज डैश फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कंपाउंड्स को 3 डायमेंशन में विजुलाइज कर सकते हैं। इस टॉपिक में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स और उनकी पोजीशन के बारे में बताता है।
सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखने के बाद हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, जो कि यह बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो हम प्रीफिक्स के तौर पर साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं। प्रीफिक्स के बाद हम रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड हमें यह बताता है कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। रूट वर्ड लिखने के बाद हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, जो कि यह बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो हम सफिक्स एन का यूज करते हैं, वहीं अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो सफिक्स इन का यूज होता है और ट्रिपल बॉन्ड होने पर सफिक्स आइन का यूज होता है। प्राइमरी सफिक्स के बाद सबसे एंड में लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स, जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।